वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय नीतीश कुमार। तो स्वागत है आप लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय नीतीश कुमार पे। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वर्सेस प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्सेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, उसमें हमने बताया था कि टू मेंशन आप पैरेलल एक्शन। पैरेलल एक्शन का मतलब क्या होता है? तो पैरेलल का मतलब होता है नॉट कॉन्टिन्यूस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। पैरेलल का मतलब क्या होता है? नॉट कॉन्टिन्यूस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मतलब जो बोलने के समय जारी नहीं हो, उसे क्या कहता है? पैरेलल कहा जाता है। उसे क्या कहता है? पैरेलल कहा जाता है। तो चलिए आज मैं उसके आगे पढ़ाऊँगा आप लोग को, ठीक है? दिख रहा है? चलिए बहुत अच्छे। माफ़ कीजिएगा, हमारा वीडियो आपके पास पहुँचने में थोड़ी सी समय लग रही है, क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू के कारण ही मैं आपके पास अपना वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। तो अब मैं बेसिकली सब चीज़ अरेंजमेंट कर चुका हूँ। थोड़ा सा माइक में प्रॉब्लम होगा, वो भी मैं आपके प्रॉब्लम को दूर कर दूँगा कुछ सप्ताह के बाद, ठीक है? तो चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको पिछले रिलेट करते हुए पढ़ाऊँगा। आ जाइए भाई। यहाँ दिखाई दे रहा है? पूरा दिख रहा है। तो बात किया था हमने प्रेजेंट, तो हमने बताया था आपको। तो आज हम लेके चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंपैरेटिव एनालिसिस में। तो आपका टॉपिक था वो क्या था? टेंस था। आपका टॉपिक क्या था? टेंस। टेंस का मतलब क्या होता है? काल। टेंस का मतलब काल। तो काल जो आपका टेंस जो आपका टॉपिक था, इसे समझने के लिए हम लोग समझते हैं। तो ये टेंस जो था हम इसमें लिख रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट, PRESENT, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट वर्सेस पास्ट इंडेफिनिट। हमने क्या कहा? प्रेजेंट परफेक्ट वर्सेस पास्ट इंडेफिनिट, INDEFINIT। प्रेजेंट परफेक्ट वर्सेस पास्ट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट वर्सेस पास्ट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट परफेक्ट वर्सेस पास्ट इंडेफिनिट में समझते हैं। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, जिन दोनों में हम लोग कंपेरिजन करके सीखेंगे। क्या करेंगे? सीखेंगे। समझ में आया? तो चलिए भाई साहब, अब आपका गुरु आपको आगे बताने का काम करता है। तो सबसे पहले लेके चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। तो जो ये प्रेजेंट परफेक्ट होता है, ये बताने का काम करता है रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन। क्या बताने का काम करता है? रिसेंटली, RECENTLY, रिसेंटली कंप्लीटेड, COMPLETED, कंप्लीटेड एक्शन। रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन। अब बात उठी, रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन कहने का मतलब क्या है? रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन का मतलब हो गया वो काम जो अभी अभी समाप्त हुआ। क्या हो? अभी अभी समाप्त हुआ। जैसे मैंने बोला, तो इसके कुछ कीवर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? कीवर्ड्स होते हैं। इसके कुछ कीवर्ड्स होते हैं। इसके कुछ क्या होते हैं? कीवर्ड्स होते हैं। तो इन कीवर्ड्स की बात करें तो इधर पूरा दिखाई दे रहा होगा। तो इन कीवर्ड्स की बात करें, दिखाई दे रहा है? तो इन कीवर्ड्स की बात करें तो कीवर्ड्स को रटना नहीं है, समझना है लॉजिकली। आप लोग किसी भी चीज़ को कीवर्ड को लेकर रट लेते हो। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि ये जो ऑलवेज है, किताब में आपको दिखेंगे। किताब जब आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें ये फ्यूचर में भी ऑलवेज यूज हो जाता है, कॉन्टिन्यूस में। तो आप किसी भी कीवर्ड को लेकर रटना नहीं, वो तो आपको प्रेजेंट की हैबिट को बताने के लिए हम लोग बताए थे। तो ये हमने लिखा कुछ कीवर्ड्स। जैसे मैंने लिखा सोफा। क्या लिखा हमने? सोफा। उसके बाद अप टू नाउ, अप टू नाउ, अप टू नाउ। उसके बाद हमने कहा बाई नाउ, बाई नाउ। उसके बाद हमने कहा बाई दिस टाइम, बाई दिस टाइम, बाई दिस टाइम, बाई दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बाई दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बाई दिस पॉइंट ऑफ टाइम। उसके बाद हमने बोला, हो गया। उसके बाद मैंने बोला रिसेंटली, RECENTL, रिसेंटली। रिसेंटली का ही सिनोनिम्स होता है लेटली, LATEL, लेटली हो गया। उसके बाद मैंने आपके सामने एक वर्ड लिखा येट। कुछ लिखा? येट। ये फिर से बोले एक बार भाई साहब, येट। और इसी के जैसा एज येट, एज येट। उसके बाद दो शब्द और मेरी तरफ से ले लो। एक हमने लिखा जस्ट और एक हमने लिखा ऑलरेडी। हमने लिखा एक जस्ट और एक क्या लिखा भाई साहब? ऑलरेडी लिखा। एक जस्ट और एक ऑलरेडी लिखा, ठीक है? तो आप इन शब्दों को चाहे तो मेरे साथ एक बार फिर से आराम से बोल सकते हो। तो सबसे पहले मैंने बोला, तो अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, ये कीवर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर, जब मैं आपका प्रीवियस ईयर कराऊंगा तो उसमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर कीवर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आप उन्हें भी प्रैक्टिस कर लें, ठीक है? तो मैं आपके सामने कितने तरीके से एरर दे सकता है एग्जामिनर, वो मैं आपके सामने डिक्लेयर करूंगा। उसके बाद तो आप सभी हैं ही मानुभवी, ठीक है? चलिए भाई साहब, ससुर का नाती, ये साले सभी लोग रट लेते हैं कीवर्ड को। क्या करते हैं? रट लेते हैं। अबे रटना नहीं। जैसे मैंने कहा, जैसे मैं कहता हूँ ही सोफा कंप्लीटेड हिज
टास्क, हिज टास्क। अब मैंने एक सेंटेंस लिखा, आपको मैं धीरे धीरे सेंटेंसेस लिखते चला जाऊंगा और आपको रिलेट करके बताता चला जाऊंगा। तो सबसे पहले मैंने बोला आपको शुरू दिन जिस दिन भी पढ़ा रहा था उस दिन मैंने आपको बोला था कि फर्स्ट ऑब्जर्व द कीवर्ड्स, सेकंड उसके कारण टेंस और उसकी अरेंजमेंट। तो सबसे पहले मैंने ऑब्जर्व किया, तो ऑब्जर्व किया कि इस सो फार को देखते हैं। ये सो फार अपने आप में प्रेजेंट परफेक्ट की बात करता है। किसकी बात करता है? प्रेजेंट परफेक्ट। तो इसकी अरेंजमेंट कहाँ होनी चाहिए? तो इसकी अरेंजमेंट यहाँ ना होकर कहाँ होना चाहिए? लास्ट में होना चाहिए। तो ये हमने लिख दिया सो फार। तो आप लोग मेरे साथ एक बार बोल दो, सो फार, अप टू नाउ, अप टिल नाउ, बाय नाउ, अप टिल नाउ मैंने लिखना छोड़ दिया, बोल दिया मैंने आपको। बाय दिस टाइम, बाय दिस पॉइंट ऑफ टाइम, रिसेंटली, लेटली, येट, एज येट, इन सभी की बात करें तो ये सभी अपने आप में कहाँ होते हैं? इनकी अरेंजमेंट लास्ट में होती है। कहाँ होती है? लास्ट में होती है। एक हमने बोला लास्ट में होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात। अरे देख भाई, तेरा मेरा रिश्ता, एक गुरु शिष्य का है, गाना तो सुना होगा, तेरा मेरा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसे देखते हैं, हमें समझ में आया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे हैज़ कंप्लीटेड ना, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? तो ही के साथ हैज़ होना चाहिए। इसके स्ट्रक्चर की बात करूँ तो ये स्ट्रक्चर बताने का काम करता है। तो सबसे पहले आप लोग लिखोगे सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ या फिर हैव, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इस हैज़ या हैव की बात करें तो ये हैज़ सब्जेक्ट अगर जो आपका सिंगुलर रहा तो उसके साथ आप लोग हैज़ का यूज़ करोगे सिंगुलर सब्जेक्ट, और प्लुरल रहा तो हैव का यूज़ करोगे। तो ये सब्जेक्ट आपका या तो सिंगुलर या तो प्लुरल हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। यही दो चीज़ तो हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने बता दिया आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अब हमको सबसे पहले हमको इसे देखना है कि सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट की बात करें तो ही अपने आप में कैसे हुआ? सिंगुलर होता है, सिंगुलर के साथ हैज़ अपने आप में सही है। तो ही हैज़ कंप्लीटेड हिज टास्क सो फार। अब ये सही हो गया। जैसे मैं आपके सामने एक और लिखता हूँ, प्रज्ञा डिड नॉट अटेंड द पार्टी येट। क्या हमने लिखा? येट। प्रज्ञा डिड नॉट अटेंड द पार्टी येट। तो ये हमने लिखा। अब आपको इस येट को लेकर एक बहुत ही प्यारी सी बात आएगी। इस येट का प्रयोग इस येट को देखा जाए तो इस येट को हम लोग समझना चाहें तो इस येट को देखा है तो इस येट के कारण हम लोग सेंटेंस नेगेटिव प्रीफर करते हैं। क्या? NEGATIV, नेगेटिव प्रीफर करते हैं। इसकी अरेंजमेंट लास्ट में अपने आप में सही है। तो इसके साथ हम लोग क्या? नेगेटिव का मतलब किसका यूज़ करते हैं? नॉट का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? नॉट का यूज़ करते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस के साथ यूज़ होता है। अब ये येट नेगेटिव के साथ ही क्यों यूज़ होता है? आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि किसी भी चीज़ को लेकर रटना नहीं है कि इसके कारण यही आता है, कुछ नहीं आता। सीधा आप लोग समझना चालू करो। क्या करो? चलिए, आपका गुरु आपको बताता। तो इस येट के कारण क्या हो गया? नेगेटिव। और उसके बाद इसका टेंस क्या होना चाहिए? परफेक्ट टेंस होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए। तो प्रेजेंट परफेक्ट, तो ही डिड कहाँ से हो गया भाई? तो ही प्रज्ञा के अनुसार, प्रज्ञा है तो प्रज्ञा के अनुसार हैज़ होना चाहिए। नॉट अटेंड द पार्टी येट, ये अपने आप में कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं कहता हूँ नोबडी हैज़ पेड द बिल, nobody हैज़ पेड द बिल येट। तो क्या अभी ये सही है फिर गलत है? बताओ, क्या ये सेंटेंस सही है या फिर गलत है? आपको मैं जितने तरह से एरर एग्जामिनर बना सकता है मैं उतने तरह से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, क्योंकि मैंने पहले ही बार लिखा था कि बेसिक टू एडवांस सीखना, यानी जीरो से हीरो। कतई हार्ड बनना है ना कि स्लो बनना है। तो सबसे पहले मैंने लिखा, इस येट को देखते ही आपको समझ में आया होगा कि सर ये एट की अरेंजमेंट अपने आप में लास्ट में हुई और हमें सेंटेंस कैसा चाहिए सर? तो सेंटेंस नेगेटिव। अब ये नेगेटिव क्यों लेता है? इसकी भी वजह है। मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि इंग्लिश में कुछ भी चीज़ रटने की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड, यानी हर एक चीज़ संभव इस संसार में। अब किसी चीज़ को रटते तुम कहाँ हो बे? हैं? ससुर का नाते तुम लोग एक बुद्धि मतलब दिमाग में बैठा के रखते हो कि कीवर्ड नहीं आता है। और बिहार शरीफ के कई टीचरों की मैं बात करूँ तो सीधा आपको कीवर्ड रटा देते हैं। अरे कीवर्ड तो कहीं भी यूज़ हो जाता है। नहीं तो आपको मैं दिखा दूंगा अगले सेंटेंस में, चिंता क्यों कर रहे हो? टेंशन की क्या बात है मेरे भाई? चलो हो गया।
तो यस एट, तो कोई बंदा ये सोचेगा कि सर ये इस एट के कारण यहाँ पे हैड नहीं सर, तो हैज कर दीजिए, हैज के बाद नॉट कर दीजिए, हो गया सर आपका सेंटेंस सही हो गया। क्या हो गया? सही हुआ। लेकिन ध्यान से देखो तो क्या ये सही है? जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनकी दिमाग ये नहीं मान रही है कि ये सही है। क्यों? क्योंकि ये नो अपने आप में क्या हुआ? निगेटिव हुआ। नो के साथ हमने बड़ी बनाया तो नो के साथ बड़ी जोड़ के, तो ये नो अपने आप में तो निगेटिव हुआ ही, तो इसके साथ नॉट की जरूरत हमें दोबारा क्या जरूरत है? नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे हो? तो ये नहीं कि धीरे धीरे रटना चालू कर दो, रटना नहीं, समझना चालू कर। अबे रटने वाला तो ज़िंदगी बर्बाद है। ये हो गया। उसके बाद मैंने कहा मोहन हैव बीन कमिंग हेयर जस्ट। मैंने कहा मोहन हैव बीन कमिंग हेयर जस्ट, मोहन हैव बीन कमिंग हेयर जस्ट। तो आपने सबसे पहले ऑब्जर्व किया इस कीवर्ड जस्ट को। किसको? जस्ट को। तो जस्ट को देखते हैं। तो जस्ट की अरेंजमेंट, अब आप मेरे साथ एक बार बोल दे, जस्ट और ऑलरेडी। इसकी अरेंजमेंट की बात करें तो इसकी अरेंजमेंट हमेशा वर्ब से पहले होती है। इसकी अरेंजमेंट कहाँ होती है? तो वर्ब से पहले होती है। इसकी अरेंजमेंट कहाँ होती है? तो वर्ब से हमेशा पहले होती है। जस्ट और ऑलरेडी की अरेंजमेंट कहाँ होती है? वर्ब से पहले होती है। तो ये हमने लिखा मोहन हैव, तो ये हैव अपने आप में सही है। यहाँ से इस जस्ट को काट कर हमने इस बीन को भी हमें कोई ज़रूरत नहीं, तो मोहन हैव इसके जगह हमने लिखा जस्ट, और इसके बाद हमें कमिंग नहीं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब की बात करना है, तो कम केम कम ही होता है। ये हो गया। उसके बाद मैं मिटा रहा हूँ। उसके बाद 2-4 और क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस कराता जाऊँगा। जितने तरीके से मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊँगा आपका सोचने की शक्ति बढ़ेगी। तो चलिए मैं आपको रफ कर देता हूँ। आपके लिए मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ, ठीक है? आप लोग मिटा रहे इसे, स्क्रीनशॉट ले ले, हट रहा हूँ, ठीक है? चलिए भाई साहब, ये हमने करा दिया आपको 2-4 क्वेश्चन। उसके बाद मैं आपके साथ 3-4 और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवा देता हूँ। 3-4 क्वेश्चन और प्रैक्टिस भी करवा देता हूँ। तो चलिए, जैसे मैंने लिखा, जैसे मैंने कहा मोहन डिड पास द एग्ज़ाम रिसेंटली, RECENTL बाय रिसेंटली। मोहन डिड पास द एग्ज़ाम रिसेंटली। तो क्या ये अपने आप में सही लिखा हुआ है? तो मैं एक एक सेंटेंस ही लिखूंगा, ये नहीं कि मैं एक बार 10 सेंटेंस लिख दूं उसके बाद। तो ये इससे थोड़ा सा, क्योंकि हमारे पास स्पेस भी हल्का सा कम रहता है, तो मैं एक एक करके समझाता चला जाऊंगा। तो मैंने कहा मोहन डिड पास द एग्ज़ाम रिसेंटली, तो आपने ऑब्जर्व किया रिसेंटली को क्या बताया? रिसेंटली। एक हमने कहा रिसेंटली का सिनोनिम्स क्या होता है? लेटली होता है। और मैंने आपको जिस तरह से वादा किया था कि मैं आपको वोकैब भी पढ़ाऊँगा, तो मैं ज़रूर पढ़ाऊँगा, बस थोड़ा सा वेट करो। ठीक है, थोड़ा सा दम वेट करो, ज़्यादा नहीं, 1 मंथ का आराम से वेट करो। उसके बाद मैं आपके लिए बायोलॉजी इस तरह से पढ़ाऊँगा कि आपने कभी भी नहीं पढ़ी होगी। ये मेरा वादा है आपसे। दिस इज़ माई एश्योरेंस, आई विल प्रॉमिस यू, यानी मैं तुमसे वादा करता हूँ। आई शैल नहीं, आई विल मैं बोल रहा हूँ। तो इसका मायने, मतलब इसका मीनिंग मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। अब मैं आपके लिए शॉर्ट्स वीडियो भी बनाऊंगा। तो मोहन, ये रिसेंटली को देखते हैं, हमें परफेक्ट टेंस आइए, तो यहाँ से हमें इस डिड की ज़रूरत नहीं है। तो मोहन के साथ हैज़ की हैज़ होना चाहिए। मोहन हैज़ पास, तो क्या इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए? ना, हमें तब क्या चाहिए? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए। तो मोहन हैज़ पास्ड द एग्ज़ाम रिसेंटली। उसके बाद मैंने लिखा संदीप have filled the form by this time। हमने क्या लिखा? संदीप
हैव फिल्ड द फॉर्म बाय दिस टाइम। तो आपने इसे ऑब्जर्व किया होगा। अभी मैं आपको नॉर्मल चीज़ें बता रहा हूँ। जब आपका टेंस अच्छे तरीके से खत्म करूँगा, जिस दिन मैंने आपको कह दिया कि टेंस समाप्त हो गया, आप किसी भी बुक से प्रैक्टिस करो, चाहे आपका गोपाल वर्मा सर का हो या फिर जयदीप सर का हो, दोनों ही बेहतरीन अध्यापक हैं। नीतू सिंह भी बेहतरीन अध्यापक है, आप लोग इनसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इनके भी बुक से। मैं आपको केवल एक बार मैं आपको पूरी तरीके से ख़त्म करा दूँ टेंस जिस दिन, उसके बाद आप किसी भी टेंस से करो, किसी भी बुक से करो, चाहे क्रिस्टोफर, किसी का भी बुक, उतना नहीं मालूम है, ठीक है। तो हमने ऑब्जर्व किया बाय दिस टाइम, बाय दिस टाइम को ऑब्जर्व करते हैं, हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चाहिए, तो प्रेजेंट परफेक्ट टाइम, तो ये सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हैज़ या हैव, तो ये संदीप अपने आप में क्या हुआ, सिंगुलर हुआ कि प्लूरल सब्जेक्ट हुआ। तो आपने कहा सर सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, तो सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, तो यहाँ पे हैव ना कह के सर हैज़ कर दीजिए, फिल्ड द फॉर्म। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप लोग फिर से इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, उसके बाद मैं आपको आगे लिखाता हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए आइए भाई साहब, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मैं, ये आपका हुआ प्रेजेंट परफेक्ट का, क्या हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट। और मैंने आपको पहले ही दिन बताया था कि टेंस को सीखने के लिए सबसे अच्छा जो तरीका होता है वो क्या होता है, टाइम लाइन। फिर से बोलो भाई, टाइम लाइन। तो इस टाइम लाइन को सीखने के लिए मैं आपके सामने एक क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, आप उसे आराम से देखें और सीखें, रटे नहीं। टाइम लाइन सीखना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे मैं बोलता हूँ टाइम लाइन, जैसे मैंने कहा ऋतिक हैज़ रिवाइज्ड, ऋतिक हैज़ रिवाइज्ड द सिलेबस सो फार। ऋतिक हैज़ रिवाइज्ड द सिलेबस सो फार, यानी ऋतिक ने अभी अभी सिलेबस को क्या किया, रिवाइज किया, मतलब रिवाइज किया। अब इसको टाइम लाइन के आधार पे समझते हैं। किसके आधार पे, तो टाइम लाइन। हमने बताया था कि टेंस को समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है, वो होता है टाइम लाइन। अब इसे टाइम लाइन के आधार पे हम लोग समझने का काम करेंगे। तो मैं आपके सामने एक टाइम लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आपका रहा टाइम लाइन। टाइम लाइन की बात करें तो ये हुआ आपका प्रेजेंट का टाइम, क्या हुआ, PRESENT, प्रेजेंट का टाइम। प्रेजेंट से थोड़ा सा भी पहले आए तो वो हुआ आपका पास्ट का टाइम, और थोड़ा सा भी बाद जाए तो जिसे हम लोग बचपन में फुटूर मतलब फ्यूचर पढ़ते थे, फ्यूचर का टाइम हुआ। कोई दिक्कत वाली बात, दिक्कत है नहीं, अरे स्थिर से सीखो ना भाई, ठीक है। तो ये हुआ आपका प्रेजेंट, ये हुआ पास्ट, और ये हुआ आपका फ्यूचर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हमने कहा ऋतिक हैज़ रिवाइज द सिलेबस सो फार, मतलब अभी अभी, जैसे मैं बात करूँ मेरी घड़ी में 9:19 हुआ, क्या हुआ, 9:19 हुआ। तो उसने मान ले जाए, आपने कहा उसने, जैसे मैं आपको कहता हूँ तुमने अभी अभी पढ़ाई पूरी की और तुरंत टीवी देखने चले गए, तुरंत कुछ करने चले गए, टीवी देखने चले गए, मतलब अभी अभी तुमने अपना किताब कॉपी लिया, सर पढ़ लोगे, और तुरंत नहीं टीवी। यानी इसके थोड़े से पहले की बात करें, यानी 9:19, तो मान ले जाए हमने कहा 9:15 मान लेते, 9:15 लेते, यानी इसने अभी अभी तुरंत खत्म किया और तुरंत ही क्या करने चल गया, टीवी देखने चला गया। यानी इसने अभी अभी रिवीजन शुरू किया, उसके बाद खत्म कर दिया। तो ये अपने आप में ये प्रेजेंट, ये तो हुआ प्रेजेंट, प्रेजेंट से ये पास्ट तो हुआ, यानी पास्ट में ही काम कंप्लीट किया। इसने जो काम कंप्लीट किया ये तो पास्ट में किया, तो पास्ट के ज़्यादा पास्ट में नहीं, तो इसीलिए हमने इसे नाम दिया रिसेंट पास्ट। हमने क्या कहा, RECENT, रिसेंट पास्ट। हुआ तो बेसिकली पास्ट ही, हुआ तो पास्ट में। जैसे मैंने कहा कि आपने अभी अभी किताब पढ़ी और तुरंत ही खेलने चले गए, यानी तुमने अभी अभी किताब लिया, पढ़ा और कहाँ चले गए बे, खेलने चले गए। समझ में आया बे, आराम से सीखो भाई, ठीक है। चलो, टाइम लाइन इज द बेस्ट लाइन इन द वर्ल्ड। तो टेंस को सीखने के लिए टाइम लाइन क्या होता है, सबसे अच्छा होता है। आप इसे टाइम लाइन के आधार पर सीखे, उसके बाद मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट लेकर चलता हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, इसमें टाल रहा हूँ। अब लेके चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। किस में लेके चलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब मैं आपके सामने लेकर चल रहा हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या कहा हमने, पास्ट इंडेफिनिट, PAST, पास्ट INDEFINITE, पास्ट इंडेफिनिट
टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो ये बताने का काम करता है। पास्ट का स्पेसिफिक टाइम क्या बताने का काम करता है? पास्ट, SPECIFIC, स्पेसिफिक टाइम क्या बताने का काम करता है? पास्ट स्पेसिफिक टाइम को बतलाने का काम करता है। पास्ट स्पेसिफिक टाइम क्या होता है? तो पास्ट का कोई भी स्पेसिफिक टाइम की बात करें तो पास्ट का कोई भी स्पेसिफिक हो जाए, डे हो जाए, उसके बाद हमने कहा कोई डेट हो जाए, उसके बाद हमने कहा कोई मंथ हो जाए, या फिर कहा हमने कोई ईयर हो जाए, उसके बाद हमने कहा या तो लास्ट या फिर पास्ट के साथ, लास्ट या पास्ट के साथ कोई भी टाइम वर्ड हो जाए। आप लोग चाहें तो इन्हें जोड़ने के लिए आप अगो यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद मैंने कुछ और वर्ड बोला, एस्टरडे, क्या बोला? फिर से बोलो, एस्टरडे, क्या बोला? एस्टरडे। एक बात समझ लेना, मैं जो भी चीज़ बोलता चला जाऊंगा आपको रिकॉल करना है, समझ में आया? हाँ, तो ठीक है। तो जैसे मैं आपके सामने अब तो ये सारे दिखे तो आपको क्या होते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। ये भी हमने बोला आपको कि रटना नहीं है, रटना नहीं है। जैसे मैंने कहा रोहन हैज़ कम हेयर, रोहन हैज़ कम हेयर लास्ट वीक, रोहन हैज़ कम हेयर लास्ट वीक। अब मैंने, ठीक है, अब मैं आपको इसे अच्छी तरीके से समझाता हूँ। तो जैसे मैंने आपके पास लिखा, अब मैं मान लीजिए रोहन हैज़ कम हेयर, मैं इतना सेंटेंस देखता हूँ तो मतलब रोहन अभी अभी यहाँ आया। इतना दूर की बात करूँ, रोहन हैज़ कम हेयर मतलब रोहन अभी अभी यहाँ आया। कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं। उसके बाद मैंने आगे ऑब्जर्व किया तो लास्ट वीक, तो लास्ट वीक एक पास्ट का स्पेसिफिक टाइम, लास्ट या पास्ट के साथ टाइम वर्ड की बात करें, जैसे मैंने बोला लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, कुछ भी टाइम वर्ड जोड़ सकते हो। तो ये अपने आप में जब मैंने आगे ऑब्जर्व किया तो ये समझ में आया कि ये तो पास्ट का स्पेसिफिक टाइम है, पास्ट का स्पेसिफिक टाइम है। टाइम बताने वाला शब्दों की इसकी अरेंजमेंट की बात करें, ARRANGEMENT अरेंजमेंट की बात करें तो इनकी अरेंजमेंट क्या होती है? लास्ट में होती है। टाइम बताने वाले शब्दों की अरेंजमेंट क्या होती है? लास्ट में होती है। क्यों होते हैं? इसके भी रीजन से जब आपका चैप्टर पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा तो सारा चीज़ ख़त्म कर देंगे। चिंता की क्या बात है, रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमने इतना देखते हैं। अगर जो मैं मान लीजिए इस टर्म को अगर जो मैं नहीं देखता हूँ तो राम हैज़ कम हेयर यानी राम अभी अभी यहाँ आया, अभी अभी यहाँ आया। बात तो इसकी ये हैज़ रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन दिखाएं, लेकिन हमने देखा कि ये लास्ट वीक एक पास्ट का स्पेसिफिक टाइम दिया हुआ है, तो क्या यहाँ पे राम हैज़ कम होना चाहिए? ना ना ना, तो राम हैज़ कम नहीं, तो हमें क्या लिखना चाहिए? राम केम हेयर लास्ट वीक, राम केम हेयर लास्ट वीक। उसके बाद मैंने लिखा मोहित, उसके बाद मैं लिखता हूँ मोहित डिड नॉट पास्ड PASSED पास्ड द एग्ज़ाम, मोहित डिड नॉट पास द एग्ज़ाम। अब मैं बात करूँ प्रेजेंट, ये हो गया, इधर वाला मिटा दूँ तो आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे करा देता हूँ, ठीक है। इस चीज़ को मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर की बात करें, इसके स्ट्रक्चर की STRUCTUR स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर होता है, एक हमने लिखा सब्जेक्ट, क्या लिखा? सब्जेक्ट। उसके बाद हम लिखते हैं सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये आपका हुआ पॉजिटिव सेंटेंस। उसके बाद निगेटिव बनाना है तो निगेटिव के लिए हम लोग लिखते हैं, निगेटिव के लिए हमने लिखा, क्या लिखा? सब्जेक्ट। उसके बाद हम लोग लिखते हैं डिड, क्या लिखते हैं? डिड। अब ये डिड कहाँ से आया? तो ये डिड हम लोग बी की एक बहुत ही प्यारी सी फॉर्म, बी की फॉर्म डू के पास से आए। किसके पास से आए? बी डू और हैव, ये तीन प्राइमरी वर्ब थे तो हमने डू के पास गए। तो डू का फर्स्ट फॉर्म क्या हो गया? डू। सेकेंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन। तो हमने यहीं से सेकेंड फॉर्म को उठा लिया, डिड। उसके बाद हमने क्या चिपका दिया? नॉट। जब हमने यहाँ पे सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये डिड अपने आप में कौन सा फॉर्म हुआ? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब चिपका ही दिया, तो क्या दोबारा सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब चिपका दें? हाँ, गलत। यानी यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद क्या हमने कहा? ऑब्जेक्ट कहा। क्या कहा? ऑब्जेक्ट कहा। कोई दिक्कत नहीं। तो अब हमने कहा मोहित डिड नॉट, तो ये अपने आप में सही है। उसके बाद मैं बोलता हूँ इन
2010 लिख दिया हमने, आगे थोड़ा सेंटेंस में परिवर्तन कर दिया। मोहित डिड नॉट पास द एग्ज़ाम इन 2010, मतलब मोहित 2010 में एग्ज़ाम पास नहीं किया। तो ये अपने आप में हुआ। तो इसको समझ जाए, मैं आपको पहले ही बता दूँ हिंदी से एकदम दूर रखना है। तो मोहित डिड नॉट, तो ये अपने आप में डिड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब सही है, इसके साथ नॉट। लेकिन हम डिड के बाद जब भी लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो क्या ये पास्ट सही है, नहीं। तो क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए, पास द एग्ज़ाम इन। उसके बाद मैं आपके सामने एक और सेंटेंस लिखता हूँ, ही गोज टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट yesterday, he goes to market yesterday, he goes to market yesterday, he goes to market yesterday। तो इसकी बात करें तो ही अपने आप में क्या हुआ, सब्जेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये गोज टू अगर जो मैं इतना ही कंसीडर करता हूँ, या अगर जो मान लीजिए इस वर्ड को भी कंसीडर नहीं करता, ही गोज टू मार्केट, तो ये अपने आप में सही है, वह बाजार जाता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर जो मैंने आगे ऑब्जर्व किया, इस कीवर्ड yesterday को ऑब्जर्व किया, तो इसे देखते हैं हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस चाहिए। तो ही गोज नहीं, तो क्या होना चाहिए, ही वेंट टू मार्केट yesterday, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हो गया। उसके बाद मैं आपके सामने एक दो क्वेश्चन और लिखता हूँ। जैसे मैंने कहा गांधी हैज़ कम टू, गांधी हैज़ कम टू इंडिया। उसके बाद ये लिखा हमने। चलिए आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद मैं आपको मिटा रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लें, चलो भाई ठीक है। मैं यही क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर अगला बार से यहाँ से लिखूँगा, दिखाई दे रहा है, दिखाई तो दे रहा है। चलिए भाई साहब, ये हमने लिख दिया, आपको बता दें। तो चलिए मैं फिर से एक बार सारे चीज़ को रिकॉल करा देता हूँ, तो ठीक है। तो आइए, तो जैसे मैंने लिखा गांधी, पहला क्वेश्चन मैंने लिखा था गांधी, गांधी हैज़, गांधी हैज़ कम टू इंडिया, गांधी हैज़ कम टू इंडिया। उसके बाद मैंने कहा दूसरा द ब्रिटिश, हमने क्या लिखा, द ब्रिटिश, द BRITISH, द ब्रिटिश हैज़ RULED रूल्ड ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूँ, आपको बताना है। एक बात बताओ, गांधी जी, अगर जो मैं इसे ऑब्जर्व करता हूँ, गांधी हैज़ कम टू इंडिया, यानी गांधी जी अभी अभी इंडिया है, अभी अभी इंडिया है। इस हैज़ को रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, मतलब गांधी जी अभी अभी इंडिया है। ये तो बदतमीजी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो ये गांधी हैज़ नहीं, तो हमें मालूम है, हमारे GS के टीचर ने बताया कि गांधी जी के आने की डेट हुई थी, कब थी, इन 1915 गांधी जी कब आए। तो ये दिया हुआ है नहीं, लेकिन हमें कंसीडर करना होगा। तो यहाँ पे हैज़ नहीं, तो गांधी केम, क्या होना चाहिए, गांधी केम। अब कई लोग यहाँ पे गांधी जी लिख देते हैं, गांधी जी लिखना भी ग्रामेटिकली एक तरह से गलत है, उसको भी मैं डिक्लेयर करूँगा जब आपका मॉडल एक्सिलरी चैप्टर आएगा, ठीक है। उसके बाद मैं कहता हूँ द ब्रिटिश हैज़ रूल्ड ऑल ओवर इंडिया। अगर जब मैं इसे पढ़ता हूँ द ब्रिटिश हैज़ रूल्ड, यानी ब्रिटिश वाले ने हम पे अभी अभी शासन किया है, ये गलत है। तो यहाँ पे ये पास्ट की बात हुई, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, रूल्ड ऑल ओवर इंडिया। तो इससे एक कंक्लूजन निकलता है, पास्ट का हिस्टोरिकल इवेंट, हिस्टोरिकल HISTORICAL, हिस्टोरिकल इवेंट, हमने क्या कहा, EVENT, हिस्टोरिकल इवेंट को बताने के लिए हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, PAST, पास्ट INDEFINIT, इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपको कोई भी पास्ट का हिस्टोरिकल इवेंट ले लो, उसके लिए हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको लव यू टू ऑल, गुड नाइट, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। चलिए भाई साहब।